Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is यासिर अली तनोली. आज हम न्यू लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर है जी. आज हमने स्टार्ट करना है जी इक्विलिब्रियम. आज हमने बात करनी है जी इक्विलिब्रियम के ऊपर. स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो हमें दो तरह की कंडीशन नज़र आएंगी. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो हमारे पास रेस्ट में होंगे और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो हमारे पास मोशन में होंगे. फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक बुक है, वो मेरे हैंड में है, यहाँ पे मैंने पकड़ी हुई है, तो आप कहेंगे ये बुक जो है, क्योंकि मैंने हाथ को थामा हुआ है, अपने हाथ को मूव नहीं करवा रहा, तो आप ये बोलेंगे ये बुक जो है ये हमारे पास रेस्ट में है. इसी तरह अगर इस बुक को मैंने टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये यहाँ पे टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो मैं कहता हूँ इस बुक के ऊपर टू फोर्सेस एक्ट हो रही हैं. टू फोर्सेस एक्ट ऑन बुक. किस टाइम पे ये बुक आपके पास कहाँ पे है जी? टेबल के ऊपर है या आपके हैंड में पकड़ी हुई है. तो दो फोर्सेस है. एक फोर्स आपके पास आ जाएगी जी वेट की फोर्स, और अगर हैंड में है तो रिएक्शन ऑफ हैंड. अगर टेबल के ऊपर है वेट की फोर्स और उसकी टेबल की फोर्स जो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थामे हुए, दो तरह की फोर्सेस इसके ऊपर आपके पास एक्ट हो रही है. इसी तरह स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल उठाते हैं जी टग ऑफ वॉर. अक्सर बच्चे खेलते रहते हैं और दोनों साइड्स पे फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट हो रही होती हैं. लेफ्ट साइड पे भी फोर्स एक्ट हो रही होती है और आपके पास राइट साइड पे भी फोर्सेस जो हैं वो एक्ट हो रही होती हैं. इसी तरह आपके पास कोई मोटर कार है, वो जिस टाइम पे मूव करती है along a straight path. मोटर कार की एग्जांपल ले लेते हैं. उसके ऊपर भी दो तरह की फोर्सेस एक्ट हो रही होती हैं. एक तो उसके इंजन की फोर्स होती है और सेकेंडली आपके पास फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन व्हील्स एंड रोड. यानी दो तरह की फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रही होती हैं. एक आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स जो रोड और उसके व्हील्स के बीच में होती है. सेकेंडली किसकी फोर्स होती है जी? उसके इंजन की फोर्स होती है. यानी ये जितनी भी हमने एग्जांपल्स उठाई हैं, एक बात यहाँ पे समझना है. मैंने इस पे बात की कि हैंड में हमने बुक को थामा हुआ है तो दो तरह की फोर्सेस एक्ट हो रही हैं. टग ऑफ वॉर के ऊपर हमने बात की कि आपके पास दोनों डायरेक्शन से, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी आपके पास उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रही हैं. तो इसमें अगर दोनों फोर्सेस, ये जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रही है, मैं टू फोर्सेस पे फॉर एग्जांपल अभी बात कर लेता हूँ. अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम मतलब ये है कि एक साइड पे अगर 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और दूसरी साइड पे 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो इट मीन उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. वेलोसिटी में चेंज आएगी और जिससे वेलोसिटी में चेंज आती है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक्सेलरेशन होता है. जबकि यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज है. हम इक्विलिब्रियम को किस तरह डिफाइन करते हैं? इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है जी. तो उसके लिए हमारे पास एग्जांपल्स बहुत सी उठा सकते हैं, लेकिन एक हम बात करेंगे पैराट्रूपर की. ये आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा ये किस तरह होगा. सबसे पहले अगर इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन के ऊपर आ जाए तो इक्विलिब्रियम ये कहता है कि जिस टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सी फोर्सेस एक्ट हो रही हो और उस ऑब्जेक्ट की इफ द स्टेट ऑफ बॉडी इन विच अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एंड टॉर्क एक्टिंग टुगेदर देयर इज नो चेंज इन ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन. बल्कि इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर करके बता दूं, नो चेंज इन
state of rest are uniform motion. If there are several forces acting on the object, there is no change in state of rest or uniform motion, then the body is said to be in the form of equilibrium. अगर यहाँ पे बात की जाए तो दो तरह की कंडीशंस, दो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, एक उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरी मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन। अगर बात करें तो मेरे पास इसकी टाइप्स के ऊपर, वैसे तो 4 टाइप्स हैं, वैसे हम 2 के ऊपर बात करेंगे। टाइप्स के ऊपर अगर आ जाए, मैं इसको डिफिनीशन को सामने रख के इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगा। एक है जी हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। टाइप्स के ऊपर एक मैं बात करूंगा जी, टाइप्स को सामने रखते हुए एक बात करूंगा जी स्टैटिक के ऊपर और दूसरी बात करेंगे जी डायनामिक के ऊपर। स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक आप कहते हैं जी व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर, द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी रेस्ट में होती है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बॉडी एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है, when a body at rest under the action of several forces acting together, forces act हो रही है लेकिन बॉडी जो है वो रेस्ट में है, then this is known as static equilibrium। इसकी एग्जांपल उठा लेते हैं जी। आपके पास ये टेबल है और टेबल के ऊपर आपके पास क्या पड़ी हुई है जी, बुक पड़ी हुई है। अब इसके ऊपर देखा जाए तो इस बुक का जो वेट है वो आपके पास है जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रही है वो आपके पास कौन सी डायरेक्शन में है जी, अपवर्ड डायरेक्शन में है। फोर्सेस एक्ट हो रही है लेकिन बॉडी कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में। जिस टाइम फोर्सेस एक्ट हो रही हो और बॉडी रेस्ट की कंडीशन में हो तो इस तरह की कंडीशन को, इस तरह की टाइप को हम क्या बोलेंगे जी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और सेकंड है हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक में अगर आप बात करें तो आपके पास बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है। कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सप्लेन करता हूँ, और यूनिफॉर्म। अब कांस्टेंट या यूनिफॉर्म की जिस टाइम पे आप बात करते हैं जी, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म के केस में आप कहते हैं वेलोसिटी अगर आपके पास यूनिफॉर्म है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, उसमें चेंज नहीं आ रही। अगर चेंज नहीं आ रही, मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहा हूँ कि जिस टाइम पे आपके पास, आप इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, मैंने बॉडी इज मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर, द बॉडी इज सेड टू बी इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी आपके पास यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जिस टाइम वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो देन एक्सेलरेशन क्या होगा आपके पास, जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो आपके पास वेलोसिटी में चेंज है और यहाँ पे तो चेंज नहीं हो रही। वो आपके पास जिस टाइम मैंने एग्जांपल दी थी कि एक मोटर कार है आपके पास स्ट्रेट रोड के ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करके जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे ऊपर 2 फोर्सेस को मैंने एक्सप्लेन किया था, तो एक्सेलरेशन तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आ रही, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, when a net force applied on a body, it produces acceleration in the direction of the net force, which is directly proportional to this acceleration is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the object। और वहाँ से एक रिजल्ट आया था F is equal to ma। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, देन एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, पुट करें m इंटू जीरो, देन फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। डायनामिक इक्विलिब्रियम में
यहाँ पे फोर्सेस एक्ट हो रही हैं इक्विलिब्रियम में, लेकिन बॉडी रेस्ट में है, या अगर रेस्ट में है तो उसकी कंडीशन चेंज नहीं होगी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। मोशन में है तो आपके पास यूनिफॉर्म मोशन है, बहुत सी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। और ये हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर लिया कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है, देन फोर्स भी क्या होगी हमारे पास, जीरो होगी। और डायनामिक इक्विलिब्रियम को आगे फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है जी। यानी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हमने टू टाइप्स के ऊपर बात की। एक हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी हमने बात की जी डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जी। एक होगा हमारे पास डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा होगा हमारे पास डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये दो उसकी डायनामिक इक्विलिब्रियम की टाइप्स हैं। अब सबसे पहले देखते हैं जी हमारे पास डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके लिए हम ये कहेंगे कि व्हेन ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस टाइम आपके पास बॉडी मूव करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, देन दिस इज नोन एज डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल, a paratrooper falling down. Paratrooper falling down is an example of dynamic translational equilibrium. Second one is the dynamic rotational equilibrium. When a body is moving with uniform angular velocity, uniform यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, तो मैं थोड़ा सा इस तरह के लीनियर, और यहाँ पे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, एंगल से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं जी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं एग्जांपल उठाऊं, हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क रोटेटिंग इन CD प्लेयर विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कॉम्पैक्ट डिस्क। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्पैक्ट डिस्क में जो CD होती है वो जो रोटेट कर रही होती है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो ये आपके पास डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। इसी तरह आपके पास कंडीशंस के ऊपर, जिस टाइम पैराट्रूपर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ जिस टाइम पे पैराट्रूपर जंप करते हैं और वो ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं, तो इसके ऊपर भी दो तरह की फोर्सेस एक्ट हो रही होती हैं। एक उस पैराट्रूपर का वेट होता है विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा जो आपके पास एक्शन उसका एयर का रिएक्शन जो होता है वो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, और डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल आपके पास कॉम्पैक्ट डिस्क आ जाएगी। अब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं। टू कंडीशंस है इसकी, फिर उसको कॉप्लेनर फोर्सेस कॉप्लेनर में जाके एक्सप्लेन करेंगे किस तरह होगा हमारे पास। टू कंडीशंस पे अगर बात की जाए, फर्स्ट कंडीशन, यानी अगर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो दो तरह की कंडीशंस आ जाएंगी। एक आएगी जी फर्स्ट कंडीशन,
और दूसरी आएगी जी सेकंड कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन की स्टेटमेंट भी देखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म भी देखते हैं, और सेकंड कंडीशन की, फर्स्ट कंडीशन की अगर स्टेटमेंट के ऊपर बात की जाए तो हम कहते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो। All forces acting on an object is equal to zero. Sum of all forces acting on an object is equal to zero. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने जो बुक की एग्जाम्पल ली थी उसमें टू फोर्सेस एक्ट हो रही थी, F1 प्लस F2, उसका सम क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर तीन फोर्सेस हैं तो आपके पास F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसी तरह अगर आपके पास, आपको नहीं पता कितनी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, तो आप लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू Fn इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस सिग्मा, सम के लिए ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। तो ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 1 अप टू n। n नंबर कितनी है हमारे पास हमें नहीं पता, लिमिट नहीं पता, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो इन केस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। दिस कंडीशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x एंड y कंपोनेंट्स। इसी कंडीशन को हम आगे लेके जाएंगे। कोप्लेनर फोर्सेस भी जो आपके पास एक ही प्लेन में लाई कर रही हूँ, इस तरह की फोर्सेस जो होती हैं वो हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेस होती हैं। तो इन केस ऑफ, बल्कि मैं यहाँ से रेस करता हूँ सेकंड कंडीशन को, यहाँ पे लिखता हूँ इन केस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस के केस में इसको हम किस में चेंज करेंगे जी? एक्सप्रेस करेंगे। दो तरह के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, तो एक्स कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर हमारे पास हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमारे पास आई यूनिट वेक्टर होता है। तो हमारे पास जो बनेगा एक्स कंपोनेंट के लिए सिग्मा एफ एक्स, और अगर वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसी तरह वाई कंपोनेंट, इसकी स्टेटमेंट भी मैं बता देता हूँ। एक्स कंपोनेंट के लिए आप लिखेंगे ऑल द फोर्सेस एट एक्स कंपोनेंट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो। और वाई कंपोनेंट के लिए सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एट वाई कंपोनेंट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो। और वाई का जो हमने लिया था वो जे यूनिट वेक्टर हमने लिया था इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए याद रखना है, अगर हम साइन कन्वेंशन पे बात करें तो राइट वर्ड फोर्सेस जितनी भी होंगी, साइन कन्वेंशंस यहाँ पे साइड पे कर लेता हूँ जी, साइन कन्वेंशंस तो राइट वर्ड फोर्सेस, राइट वर्ड और अपवर्ड फोर्सेस, राइट वर्ड और अपवर्ड फोर्सेस हमेशा जो लेंगे वो हमारे पास होगी जी पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड और लेफ्ट वर्ड फोर्सेस जो होंगी वो क्या होंगी? हमारे पास नेगेटिव होंगी। राइट वर्ड या अपवर्ड जो फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड और लेफ्ट वर्ड फोर्सेस जो है वो हमारे पास क्या है जी? नेगेटिव है।
ये इसकी साइन कन्वेंशन है। इसी तरह अगर इसकी सेकंड कंडीशन के ऊपर बात की जाए तो सेकंड कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए इसके लिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। बचपन में बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम 90% से ज़्यादा बच्चे जो हैं हम सब ने जो है वो शुगर चोरी करके किचन में जाके खाते होंगे। सेकंड कंडीशन तो उसके ऊपर अगर देखा जाए तो सेकंड कंडीशन को एक्सप्लेन करने से पहले आप जिस टाइम उस जार का या उस बॉटल का जिस टाइम ऊपर टैप ओपन करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक फोर्स नीचे लगाते हैं उस बॉटल के ऊपर और दूसरी फोर्स ऊपर लगाते हैं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ से जो फोर्स आपने लगाई होती है जिससे थंब होता है वो आपके पास क्लॉकवाइज होती है। टू अपोजिट फोर्सेस उसके ऊपर आपके पास एक्ट हो रही होती हैं, इक्वल भी होती हैं, अपोजिट फोर्सेस भी होती हैं। इस तरह की जो फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास क्या बनती हैं जी, कपल बनती हैं। कपल को किस तरह डिफाइन करते हैं इसी में साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक एग्जांपल उठा रहा हूँ व्हील की। अब देखें इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है यहाँ पे और दूसरी फोर्स लग रही है यहाँ पे। आप जिस टाइम पे गाड़ी के व्हील को पहिए को घुमा रहे होते हैं एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में इक्वल फोर्सेस होती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस गाड़ी के व्हील को एक हाथ से घुमा रहे होते हैं तो उसका स्टेयरिंग भी नीचे फिक्स होता है, स्टेयरिंग की भी एक फोर्स लग रही होती है। आप इस डायरेक्शन में वो टाइट होता है तो वहाँ पे भी आपके पास जो है वो फोर्सेस जो हैं वहाँ पे एक्ट हो रही होती हैं। यानी आपके पास ओपनिंग ऑफ ए टैप और जार या आप क्या करते हैं जी जो रिवॉल्व करते हैं आपके पास स्टेयरिंग व्हील होता है इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कपल। बहरहाल सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहता है फॉर ए बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस सम ऑफ ऑल द टॉर्क acting on an object about any arbitrary axis, any किसी भी, ये बात याद रखनी है, any arbitrary axis, sum of all torque is equal to क्या होगा, 0 होगा। और अगर मैं बात करूं जितनी भी टॉर्क एक्ट हो रही हैं टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 जितनी भी एक्ट हो रही हैं तो उसके लिए सिंपल है सम, अभी मैंने फर्स्ट कंडीशन में एक्सप्लेन किया था, सम ऑफ ऑल द टाउ इज इक्वल टू 0। ये आपके पास टॉर्क की सिंबल है। तो इसको भी आप इसके साइन कन्वेंशन पे बात की जाए तो काउंटर क्लॉकवाइज यानी टॉर्क दो तरह से हो सकती है, एक काउंटर क्लॉकवाइज हो सकती है, एक आपके पास क्लॉकवाइज हो सकती है। ये टॉर्क में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यानी इसमें मैं लिख सकता हूँ कौन सी टॉर्क है जी, काउंटर क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज, दोनों का सम क्या होगा हमारे पास 0 होगा। दोनों का सम काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क हो या हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज टॉर्क हो तो उसका सम क्या होगा हमारे पास 0 होगा। नेट फोर्स 0 है, हमारे पास एक्सेलरेशन 0 है, टॉर्क हमारे पास 0 है। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए बात याद रखनी है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड दिस मीन्स दैट देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी सो इट विल रिप्रेजेंट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं प्रूव भी कर चुका हूँ। फोर्स क्या होगी हमारे पास, क्या होगी, फोर्सेस का सम क्या होगा 0। और अगर फर्स्ट कंडीशन जो है वो ओनली जो बात कर रही है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे बात कर रही है क्योंकि फोर्सेस पे बात हो रही है, और सेकंड कंडीशन जो है वो हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे बात कर रही है। तो फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम हम ये कह सकते हैं दोनों जो इक्विलिब्रियम की टाइप्स हैं यानी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मस्ट बी सेटिस्फाइड, और ये सेटिस्फाइड कहाँ पे होती हैं, इन केस ऑफ कपल वी हैव सीन दैट द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड बट स्टिल द ऑब्जेक्ट इज टेंडेंसी टू रोटेट
Therefore, the object is not in equilibrium with respect to rotation. Here, hence we cannot say the object is in complete equilibrium. हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होगा. इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं आपके पास. मैंने एक एग्जांपल उठाई थी, द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जांपल किस तरह, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व भी, इसको सामने बना के दे भी देता हूँ. कुछ कंडीशंस हैं. अब ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर यहाँ से भी फोर्स लग रही है, यहाँ से भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है. कोई ऑब्जेक्ट आप उठा रहे हैं, इस डायरेक्शन से भी फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन से. ये एफ आ गई और ये भी एफ आ गई, और यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो 2F लग रही है, यानी इसके डबल लग रही है. तो हम ये कह सकते हैं द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. इस एग्जांपल में फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0. लेकिन सेकंड कंडीशन इसी एग्जांपल में आपके पास सेटिस्फाई नहीं हो रही. मैं अगर थोड़ा सा इसको चेंज कर दूँ, ऑब्जेक्ट मेरे पास यही है, मैं अगर इसको इस तरह बना लूँ, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और यहाँ से मैं लगा रहा हूँ जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम ये कह सकते हैं द बॉडी हैज नो टेंडेंसी टू एक्सेलरेट एज ए होल, बट इट हैज ए टेंडेंसी टू स्टार्ट रोटेटिंग. जो फोर्स लगेगी थोड़ी सी रोटेट होगी. तो इसमें आपके पास फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0. अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट हो रही है. और सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, देयर इज ए नेट क्लॉकवाइज टॉर्क about the axis, so body at rest will start rotating clockwise. तो हमारे पास सेकंड कंडीशन के लिए ज़रूरी है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या होना चाहिए जी, दोनों का सम 0 होना चाहिए. यानी जितनी क्लॉकवाइज टॉर्क होगी उतनी हमारे पास कौन सी होगी जी, काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क होगी. थैंक यू.